एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स एंड ये पार्ट 2 है। अब यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं मस्जिद के बारे में। मस्जिद, जिसको हम इंग्लिश में मॉस्क कहते हैं, मस्जिद एक अरेबिक भाषा का शब्द है। ये वो प्लेस होती है जहाँ मुस्लिम्स अपनी प्रेयर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और इसको एक कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क कहा जाता है, यानी कि मस्जिद ए जामी, जिसको हम जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मुस्लिम्स क्या करते हैं? प्रेयर्स करते हैं, बोला जाए उनकी भाषा में तो नमाज अदा करते हैं। एंड ये लोग मिलके एक रिस्पेक्टेड और पढ़े लिखे मेल व्यक्ति को चुनते हैं जो कि इनका लीडर होता है, और सारे प्रेयर्स के जो रिचुअल्स होते हैं वही पढ़ता है और करता है। इसको इमाम कहते हैं। एंड इसके बाद वो डिलीवर भी करता है जो उपदेश वगैरह होते हैं, जिनको इनकी भाषा में खुतबा कहा जाता है, फ्राइडे प्रेयर्स को। और ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम्स क्या करते हैं? मक्का की तरफ फेस करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो मक्का की तरफ फेस करने के लिए वेस्ट की तरफ देखना होगा, और इस चीज को किबला कहा जाता है। अगर हम फिगर 3 को देखें तो ये फिगर 3 क्या है? ये बेगमपुरी मॉस्क है, जो कि मोहम्मद तुगलक के टाइम पे बनाई गई थी। एंड ये मेन मॉस्क थे जहानपना सिटी की। आगे देखिए, जो दिल्ली सुल्तान्स थे, इन्होंने तरह तरह की जो मस्जिदें थी वो सिटीज में बनवाई। कह सकते हैं हम पूरे सब कॉन्टिनेंट में, मतलब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तरह तरह की मस्जिदें बनवाई गई थी दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा। अब ये क्यों बनवाते थे मस्जिद? ये डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते थे कि हम प्रोटेक्टर है इस्लाम के एंड मुस्लिमों के। मॉस्क क्या हेल्प करती थी? एक ऐसा सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर को हेल्प करती थी मॉस्क, जो एक शेयर बिलीफ के होते थे, और उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी एक जैसा रहता था। मतलब ये कि जो मुस्लिम्स लोग होते थे और मुस्लिम मॉस्क में जाते थे, और मॉस्क इसलिए बनाते थे दिल्ली सुल्तान क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से जो मुस्लिम कम्युनिटी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आई थी, अफगान, सेंट्रल एशिया, और कुछ इंडियन के लोग भी थे जो मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर चुके थे। तो सबको ये एहसास दिलाने के लिए कि हम सब लोग वैरायटी के लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स के हम लोग हैं, लेकिन हम एक हैं, हम मुस्लिम हैं, इस तरह की भावना को लेके। क्योंकि पता पड़ेगा ना कि जो भी मॉस्क में जाके नमाज पढ़ेगा तो इसका मतलब भाई वो इस्लाम धर्म को मानने वाला है। फिगर 4 में देखिए, मोट की मस्जिद है। इसको सिकंदर लोधी के टाइम पे बनाया गया था उनके मिनिस्टर्स के द्वारा। एंड ये मोट की जो मस्जिद है, सिकंदर लोधी लास्ट डायनेस्टी है, ठीक है। अब सिकंदर लोधी, उसके बाद लास्ट में एकदम आ जाएंगे इनके एक राजा इब्राहिम लोधी, मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसका नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे मुगल्स में, उसमें भी यही है कि जब ये इब्राहिम लोधी, इसी लोधी वंश का जो एक राजा रहेगा, वो हार जाता है, तब बाबर आता है, और बाबर वहां से मुगल लोगों की स्थापना कर देता है। इसके आगे का चैप्टर मुगल्स के ऊपर ही है, तो वो मैं बताऊंगी, ठीक है। और फिगर 5 में आप देखें तो ये मॉस्क है जमाली कमाली, और इसको 1520s में बनाया गया है। तो तरह तरह की जो मस्जिद हैं वो बनाई गई हैं। स्लेव्स रेदर देन सन्स का मतलब ये है कि गुलाम बेटों के बजाय। अब देखो, तो सुल्तान्स को क्या एडवाइस किया जा रहा है कि जो स्लेव्स होते हैं, जिनको आप खरीद के लाए हैं और जिनको आप प्रमोट कर रहे हैं, इनको हमें चुनना चाहिए हायर पोस्ट के लिए, और ये थोड़े अच्छे होते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया जो बेटे होते हैं वो अपने पिता की हत्या कर देते हैं गद्दी के लिए, इसलिए स्लेव्स इज बेटर देन अ सन। खलजी और तुगलक्स ने बहुत सारे स्लेव्स को हायर पोजीशंस पे बिठाया, ठीक है। एंड इनको ऑफन हम लोग क्लाइंट्स भी कहा जाते थे। क्लाइंट्स को पॉलिटिकल पोजीशंस दी जाती थी। क्लाइंट्स कौन होते थे? जो सुल्तान की प्रोटेक्शन के अंदर रहा करते थे, है ना। तो इनको कहीं का जनरल या गवर्नर बना दिया करते थे। हाउएवर दिस इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एज एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब जो स्लेव्स हो गए या क्लाइंट्स हो गए जो सुल्तान के अंडर काम कर रहे हैं, ये अपने मास्टर के बहुत ज़्यादा लॉयल और वफादार होते थे। लेकिन अगर मान लो कोई सुल्तान है, वो मर जाता है, तो उसका जो गुलाम है, क्या सुल्तान के बेटे के लिए वफादार होगा? नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तो ये बोलेगा आपके पिताजी मुझे लेके आए थे, मैं तो आपके पिताजी का गुलाम हूँ, तुम कौन हो, ठीक है। अब जब नया सुल्तान आएगा
तो वो अपने खुद के सर्वेंट्स को लेके आएगा। और इस सब से क्या होगा कि जब भी कोई नया सुल्तान बना करेगा, नया राजा बना करेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी। कॉन्फ्लिक्ट्स किसके बीच में? पुराने सुल्तान के जो नोबल्स हैं या उसके जो सर्वेंट्स हैं उनके बीच में, और नए राजा के बीच में। अब यहाँ पर अपनी पर्शियन तवारीख के अंदर दिल्ली सुल्तान की आलोचना भी की गई है, इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ही लो एंड बेस बॉर्न के लोगों को हाई ऑफिसर्स पे रखा है, तो इसलिए इनकी क्या की गई है? आलोचना। तो देखिए, ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, तो मोहम्मद तुगलक ने ऐसे ऐसे लोगों को अपॉइंट किया कि इनकी आलोचना हुई। इन्होंने आजीज खुम्बर जो कि एक वाइन डिस्टिलर था, फिरोज हाजम जो कि एक बार्बर था, मनका तब्बक जो कि एक कुक था, और 2 गार्डनर्स लधा एंड पीरा, इनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रखा था। तो इसी वजह से जियादुन बरानी जो कि 14th सेंचुरी का क्रॉनिकलर है, उन्होंने बोला है कि सुल्तान अपनी जो पॉलिटिकल जजमेंट होता है ना, उसको खो चुका है, वो कैपेबल नहीं है कि वो रूल कर सके। ठीक है, क्या बोला है कि सुल्तान लॉस हिज पॉलिटिकल जजमेंट एंड इनकैपेसिटी टू रूल, मतलब कि सुल्तान अब रूल करने लायक नहीं रहा है, उसमें कैपेबिलिटीज नहीं बची हैं, ना ही उसका जजमेंट काम कर रहा है पॉलिटिकली कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने छोटे लोगों को, स्टेटस वाइज छोटे लोगों को बड़ी पोस्ट दे दी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। देखो, जो पहले के सुल्तान थे, अगर हम खलजी और तुगलक राजाओं की सुल्तान की बात करें तो वो मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट करते थे, और इन मिलिट्री कमांडर्स को जो थोड़े अच्छे होते थे ना, स्किलफुल होते थे, उनको गवर्नर बनाया जाता था अलग अलग साइज की टेरिटरीज का। और ये जो टेरिटरीज थी, यानी जो ये जमीन होती थी, इनको इक्ता कहा जाता था। और यहाँ के जो होल्डर होते थे गवर्नर्स, उनको इक्तादार या फिर मुक्ति कहा जाता था। और जो ड्यूटी होती थी मुक्ति की, वो कि वहाँ की जो जितने भी मिलिट्री कैंपेन्स होती थी उनको लीड करना, और वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर को, उस इक्ता के लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखना। ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तिस कलेक्ट रेवेन्यू फॉर देयर असाइनमेंट एज सैलरी। अगर मान लीजिए कोई राजा है, उसने अलग अलग जगह के इक्तास के इक्तेदार बना दिए। अब ये इक्तेदार क्या करेंगे? राजा को समय समय पे मिलिट्री देंगे, जहां पर भी एक्सपीडिशन करना है, कैंपिंग देना है, और उसके बदले में उस एरिया से जो भी टैक्स रेवेन्यू आएगा, ये वो इक्तेदार रख लेंगे, और ये अपने सोल्जर्स को भी उसी रेवेन्यू में से देंगे। अब देखो, कंट्रोल करना भी जरूरी है इन मुक्ति से इक्तेदार के ऊपर, अदरवाइज ये क्या करेंगे? धीरे धीरे पावरफुल हो जाएंगे और फिर बोलेंगे तुम कहाँ के राजा, हम नहीं मान रहे किसी सुल्तान को, है ना। तो ये भी जरूरी है। तो इसलिए जो सुल्तान होते थे, उन्होंने इस पोजीशन को हेरिडेटरी ना करके क्या कर दिया कि टाइम टू टाइम इक्ताज को बदलते रहते थे। मान लो आज कोई व्यक्ति इधर के इक्तदार है, तो कल कुछ दिन बाद वो कहीं और का इक्तदार होता था। तो इस प्रकार से जो पावर्स थी वो ज्यादा नहीं बढ़ती थी इक्तदार के पास, और वो कोई भी पावरफुल नहीं हो पाता था, रिबेलियन कम होती थी। अगर कोई व्यक्ति जमाने से चला आ रहा है, एक ही जगह का इक्तदार रहेगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, और ये हेरिडिटी भी नहीं थी। तो अगर आज कोई इक्तदार है, तो कल उसका बेटा नहीं इक्तदार बन सकता, वो दोबारा से रीअपॉइंटमेंट होती थी। And these harsh conditions of service were rigorously imposed during the reign of अलाउद्दीन खलजी and मोहम्मद तुगलक। और इस प्रकार की जो ये पॉलिसीज हैं अलाउद्दीन खलजी और तुगलक के टाइम पे आई थी, मोहम्मद तुगलक के टाइम। Accountants were appointed by state to check the amount of revenue कलेक्टेड बाय द मुक्तीज। अब देखो, मुक्तीज भी सही रेवेन्यू कलेक्ट करके सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या फिर सुल्तान के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो इस चीज को चेक करने के लिए अकाउंटेंट होता था जो मुक्ति के ऊपर नजर रखता था। एंड केयर वॉज टेकन दैट मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्स प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। ये भी नजर रखी जाती थी कि जिस जगह का टैक्स लेने को बोला है, जितना बोला है उतना ही ले रहा है, उससे ज्यादा ले रहा है, या और कहीं से भी ले रहा है। इस तरह की जानकारी रखी जाती थी अकाउंटेंट्स के द्वारा मुक्ति के ऊपर, और ये भी रखी जाती थी कि वो कितने सोल्जर्स को रख रहा है। देखो, स्टार्टिंग के जो दिल्ली सुल्तान थे, उनका कंट्रोल नहीं हुआ करता था हिंटरलैंड के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्रेस हुई, खलजी वगैरह आए, इन्होंने क्या किया, एक्सपेंशन किया, तो हिंटरलैंड्स को भी अपने कंट्रोल में ले आए।
और जैसे ही हिंटरलैंड को इनने अपने कंट्रोल में लाया तो जो लैंडेड चीफटेन्स थे, समानता और एरिस्टोक्रेट लोग जो हुआ करते थे, रिच लैंडलॉर्ड्स जो हुआ करते थे, उनको बोला कि आप हमारी अथॉरिटी को स्वीकार करो। अलाउद्दीन खिलजी के अंदर जो स्टेट था उसने एक असेसमेंट लेके आया और बोला कि हम कलेक्शन करेंगे लैंड रेवेन्यू का, अपने कंट्रोल के अंदर देखेंगे, है ना, और लैंड मेजरमेंट करेंगे किस पे कितना है, कैसे कैसे है। The rights of local chiefs to levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes. पहले क्या होता था, जिस के सुल्तान को जो चीफटेन्स थे अपने एरिया से टैक्स लेके थोड़ा बहुत दे दिया करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, टोटली खत्म हो गया है कि आपको तो मतलब कि आपको तो राइट्स ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है कि आप टैक्स कलेक्ट करो। टैक्स हम कलेक्ट करेंगे, उल्टा आपको भी टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा हो गया। एंड इसके बाद क्या होता है, सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। जैसा कि मैंने अभी बोला कि जमीन को भी नापने का काम करने लगे खिलजी के टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी। एंड जो कुछ चीफटेन्स थे पुराने और जमींदार थे, उन्होंने सोचा कि लड़ने से कोई फायदा नहीं है, जो सुल्तान है बहुत ज्यादा पावरफुल है, उससे हाथ मिला लेते हैं, इन्हीं की अथॉरिटी को स्वीकार कर लेते हैं। तो उन लोगों ने अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया, सुल्तान को सुल्तान मान लिया अपना, और वो रेवेन्यू कलेक्टर उस एरिया के बन जाते हैं। देवर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स। वहां पर उस टाइम पे 3 प्रकार के टैक्स लगाए जा रहे थे। कल्टीवेशन, जो भी आपकी उपज हो रही थी वहां पर एक टैक्स लगाया जा रहा था, जहां पर आपको 50% देना होता था जो भी आपको प्रोड्यूस होता था, इसको खर्च बोलते थे। एंड एक टैक्स होता था जो आपके कैटल पे, भैंस बकरी और गाय जो भी होती थी उन पे लगता था, और तीसरा टैक्स आपके घरों पे लगता था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम याद रखें कि जो लार्ज पार्ट्स थे सब कॉन्टिनेंट्स के, वो अभी भी आउटसाइड है दिल्ली सुल्तान के, ठीक है, दिल्ली सुल्तान में अभी बड़े हिस्से नहीं है सब कॉन्टिनेंट के। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंस प्रोविंस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली, एंड सून आफ्टर अनेक्सिंग सदर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट। इवन इन द गंगेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरिया। देखो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम दूर बैठ के दूर दूर मतलब दिल्ली में ही बैठ के बंगाल के हिस्सों को कंट्रोल करें। एंड जैसे ही हमने सदर्न इंडिया को अनेक्स किया, जो पूरा रीजन था वो इंडिपेंडेंट हो गया। इवन जो गंगेटिक प्लेन था, यहाँ पर कैसा जंगल वाला इलाका था, ठीक है, तो जहां पर जो सुल्तानेट के जो लोग थे उन जंगल वाले इलाकों में नहीं घूम फिर पाते थे, लेकिन वहां के जो लोकल चीफटेन थे उनको उन जंगलों का पता था, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर अपना साम्राज्य फैलाना स्टार्ट कर दिया उन जंगलों में, क्योंकि वो जंगलों में छुप जाते थे। कुछ रूलर्स हुए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे, जिन्होंने अपना कंट्रोल फैलाया इन दीज एरिया, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, थोड़े समय के लिए, बट हाँ इन लोगों ने अपना कंट्रोल वहां तक फैलाया। अब हम देखेंगे चीफटेन्स एंड देयर फोर्टिफिकेशन। इब्न बतूता है जो कि मोरक्को के थे, 14th सेंचुरी में आए हुए ट्रेवलर थे, मोरक्को अफ्रीका के अंदर है। इन्होंने चीफटेन्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, क्या किया है मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो लोकल चीफटेन्स होते थे, ये वहां पर जहां पर माउंटेन्स हैं, टेढ़ी मेढ़ी रास्ते हैं ना, पथरीले उबड़ खाबड़, वहां पर छुपा लेते थे। एंड इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो बेम्बू होता है ये नॉट हॉलो होता है, मतलब बिग होता है और अंदर से खोखला नहीं होता, ठीक है। Its several parts are so intertwined that even fire cannot affect them and they are not whole very strong. मतलब देखो ये जो बैम्बू होता है इनके कई पार्ट्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पर फायर भी इनको अफेक्ट नहीं कर पाती है, तो ये बैम्बू वाली जगहों में भी जाके छुप जाते थे, सो दैट यहाँ पर अगर ये लोग जंगल में आग लगाएंगे सुल्तान के लोग तो भी इनको कोई हार्म नहीं होगा। एंड chieftain live in these forests which serve them as ramparts, inside which are their cattle, their crops. There is also water for them within, that is rain water which collects there. अब देखो ये chieftain जिन जंगलों में रहते थे, यहाँ पर इन लोगों को खाना भी मिल जाता था, इनके कैटल को भी खाना मिल जाता था, क्रॉप्स मिल जाता था, और अंदर ही इन लोगों को छुपने की जगह पे पानी मिल जाता था। वो पानी कौन सा होता था, रेन वाटर जो कलेक्ट हो जाता था वही। एंड हैंस दे कैन नॉट बी सबड्यूड एक्सेप्ट by powerful armies
who entering these forests cut down the bamboos with specially prepared instruments। तो ज्यादातर क्या होता था, ये chieftains छुपे रहते थे, बचे रहते थे, अनलेस कोई ताकतवर आर्मी ना आ जाए। देखो देखो, बैम्बू को काटने के लिए भी एक स्पेशल औजार टूल की जरूरत है। तो अगर कोई आर्मी आ गई जिसके पास ऐसा हथियार है कि वो बैम्बू को काट सकता है तो ये पकड़े जाते थे, अदरवाइज नहीं। और ज्यादातर केसेस में ये छुपे ही रहते थे, पकड़े नहीं जाते थे। अब देखो, बाहर से भी खतरा आएगा। मंगोलिया नाम की कंट्री है, चाइना से थोड़े ऊपर तरफ देखना मैप में, तो इन लोगों को मंगोल्स कहा जाता है। मंगोल्स का एक लीडर था गेंगिस खान। ये अब अटैक और इन्वेड करने लगा। पहले तो ये ईरान की तरफ गया, ट्रांसुजियाना जो पार्ट था ईरान का उसमें अटैक किया 1219 में, और वहीं से इसको दिल्ली सल्तनत दिख गई कि भाई यहाँ पर बड़ा पैसा है, यहाँ चलता हूँ, यहाँ करूंगा मैं अटैक। अब हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पर ये जो दिल्ली सल्तनत पे अटैक थे मंगोल्स के, काफी ज्यादा बढ़ गए थे। इस वजह से इन दोनों रूलर्स ने क्या करा, स्टैंडिंग आर्मी रखनी स्टार्ट कर दी थी दिल्ली के अंदर। इससे पहले स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखी जाती थी, जब जरूरत होती थी तो बुला लिया जाता था लोगों को। बट अब क्या था, अटैक इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि स्टैंडिंग आर्मी रखनी पड़ रही थी। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब समझ रहे हो, हर टाइम आर्मी है, चाहे अटैक हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि कब अटैक हो जाए पता नहीं, इसलिए स्टैंडिंग आर्मी की अब जरूरत पड़ने लगी है। और क्योंकि अब स्टैंडिंग आर्मी रख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या उनको खिलाओगे, क्या उनको पैसा दोगे, उनके अस्त्र शस्त्र खरीदने में, लेने में, बहुत सारी चीज मैनेजमेंट बिठाने में पैसा लगता है। तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था उसको कैसे फेस किया दोनों लोगों ने, ये अब हम आगे देखने वाले हैं। सो यहाँ देखिए, अलाउद्दीन खलजी के बारे में लिखा है और यहाँ मोहम्मद तुगलक के बारे में लिखा है। वन बाय वन हम दोनों को देखेंगे। दिल्ली वॉज अटैक ट्वाइस इन 1299 से 1300 में, एंड 1302 से 1303 के बीच में 2 बार अटैक हुआ था अलाउद्दीन खलजी के टाइम में। एंड अलाउद्दीन खलजी ने काफी डिफेंसिव मेजर लिया था, और इनकी जो आर्मी थी काफी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी भी इन्होंने खड़ी कर रखी थी। Sultanate was attacked in early years of Muhammad Tughlaq reign. The Mongol army was defeated. Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack on Transoxiana. He therefore raised a standing army. तो यहाँ पर भी मतलब दोनों ही रूलर्स ने क्या किया, हरा दिया था मंगोल्स को, और दोनों ही के पास एक स्टैंडिंग आर्मी रही। आगे देखिए, अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिरी फॉर हिज सोल्जर्स। मतलब मैंने आपको मैप 1 पे सिरी दिखाया था, तो सिरी इन्होंने, अलाउद्दीन खलजी ने एक नया गैरिसन टाउन कस्बा बनवाया जहां पर ये अपने सोल्जर्स को तैनात रखता था। अब यहाँ मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, द ओल्डेस्ट of the 4 cities of Delhi, Delhi-e-Kunha was emptied of its residents and soldiers garrisoned there. The residents of the old city were sent to the new capital of Daulatabad in the south. मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि इन्होंने नया गैरिसन टाउन नहीं बसाया, जो दिल्ली था, पुराना दिल्ली जिसे दिल्ली-ए-कुन्हा भी बोला जाता है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को इन्होंने दौलताबाद शिफ्ट कर दिया साउथ में, और यहाँ पर अपने सोल्जर्स को तैनात कर दिया। जबकि देख रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक नई सिटी बसा दी है, नया गैरिसन टाउन बसा दिया है सिरी के नाम से। The soldiers had to be fed. This was done through the produce collected as tax from lands between Ganga and Yamuna. देखो, अब सोल्जर्स को आप रख रहे हो तो उनको खिलाना पिलाना भी पड़ेगा, तो इस सब के लिए पैसा चाहिए। अब ये पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा टैक्स से। जो हम गंगा से यमुना में रहने वाले जो किसान हैं उनसे जो टैक्स ले रहे हैं उनकी जमीन से, उसी टैक्स से क्या होगा, इनका खाना आएगा, ठीक है। और टैक्स को फिक्स कर दिया गया था 50% ऑफ द पीजेंट्स यील्ड, कि पीजेंट जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है उसका 50% उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर यहाँ बात करी जाए, produce from the same area was collected as tax to feed the army, but to meet the expense of maintaining such a large army of soldiers, the Sultan levied additional taxes. This coincided with famine in the area. अब यहाँ देखो, मोहम्मद तुगलक का शायद थोड़ा नसीब खराब रहा है, अलाउद्दीन ठीक रहा अपने टाइम पे, कि यहाँ पर वो भी टैक्स कलेक्ट करता था,
लेकिन आर्मी अब इतनी बड़ी थी, उसको मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा पैसा वगैरह भी चाहिए था। तो सुल्तान ने क्या करा कि एडिशनल टैक्स लगा दिया लोगों के ऊपर। अब उसी टाइम पे अकाल आ गया, तो अकाल में वैसे ही प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा, ऊपर से सुल्तान ने टैक्स भी लगा दिया एक्स्ट्रा। तो थोड़ी लोगों की हालत खराब हो गई। अब यहाँ देखिए, the soldiers had to be paid. Alauddin chose to pay his soldiers salary in cash rather than इक्तास। पहले क्या होता था, इक्ता वाला सिस्टम चलता था, इक्तादार बना दिया जाता था, पर अलाउद्दीन क्या करता था, सैलरी देता था अपने सोल्जर्स को। एंड ये जो सैलरी देता था, ये इतनी सैलरी देता था कि उसमें सोल्जर अपने खाने पीने की चीज़ों को खरीद पाता था, क्योंकि उसने इस प्रकार से अपनी मार्केट को कंट्रोल कर रखा था कि जितना वो सैलरी दे रहा है उतनी सैलरी में उसके सोल्जर्स का पेट भर जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या था। The soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi and it was thus feared that merchants would raise their prices. To stop this, Alauddin controlled the price of goods in Delhi. Prices were carefully surveyed by officers and merchants who did not sell at the prescribed rates were punished. तो जितना राजा ने, अलाउद्दीन खलजी ने तय किया है, अगर उससे ज्यादा में कोई बेचता था तो उसको पनिशमेंट मिलती थी। ऐसे ऑफिसर्स मार्केट में भेस बदल के घूमते थे जो यही चेक करते थे कि कोई अलग से प्राइस लगा के तो नहीं आइटम बेच रहा। अब यहाँ देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, ये भी अपने सोल्जर्स को कैश में देता था, बट यहाँ पर इसने प्राइजेस को कंट्रोल नहीं किया। यहाँ इन्होंने क्या किया, टोकन करेंसी चला दी, जैसे आज हम पेपर करेंसी यूज करते हैं ना वैसे। लेकिन क्या था कि ये एक चीप मेटल की बनती थी उस टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे गोल्ड सिल्वर की बनती नहीं थी। तो लोगों ने क्या किया, 14th सेंचुरी के टाइम पे घरों में ही बनाना स्टार्ट कर दिया ये टोकन करेंसी। और एक टाइम ऐसा आया कि जगह जगह पे टोकन करेंसी पड़ी हुई मिलती थी। अब आज के टाइम में देखो टोकन करेंसी चल रही है, लेकिन हम थोड़ी ना घर पे बना सकते हैं, तो उसकी एक वैल्यू है। आरबीआई से हमें मिलती है, तभी पता पड़ता है असली क्या है नकली क्या है, उसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, हर कोई नहीं बना सकता। लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं था, तो लोगों ने अपने घर में ही टोकन करेंसी बना दी। तो इस सब से क्या हुआ, सारी सिचुएशन क्या हो गई, अनकंट्रोलेबल हो गई। टोकन करेंसी रोडों पे दिखने लगी, इतनी ज्यादा टोकन करेंसी हो गई थी। अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को देखें तो ये काफी सक्सेसफुल हैं, और जो भी क्रॉनिकलर्स रहे हैं इन्होंने तारीफ करी है अलाउद्दीन की, क्योंकि इन्होंने मार्केट को इतने अच्छे से कंट्रोल किया कि काफी सस्ते दाम हो गए और सप्लाई ऑफ गुड्स मार्केट में काफी अच्छी थी, और ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहे थे मंगोल्स को भी इंडिया से दूर रखने में। तो अलाउद्दीन की तारीफ रही। अगर मोहम्मद तुगलक के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की बात करूं तो ये फेल रहे। His camping into कश्मीर was a disaster. ये एक कैंपिंग लेके गए थे कश्मीर में, ये एक बहुत भयानक डिजास्टर साबित हुआ। इनके जो प्लान्स थे कि ये ट्रांसोसियाना पे अटैक करे, इन्वेड करे, ये भी इनका एक फेलियर था। एंड मीनवाइल इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दी। पहला तो वही कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने नया गैरिसन टाउन नहीं बनाया सीरी जैसा, अलाउद्दीन खिलजी जैसा। इन्होंने अपने लोगों को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया साउथ में। अब नॉर्थ में रहने वाले लोग साउथ के क्लाइमेट को भी नहीं समझ पा रहे थे और इतना जाना आने में टाइम लग गया। कुछ लोग तो जाते जाते ही मर गए क्योंकि बहुत दूर था। एंड फेमाइन आ गया, अकाल पड़ गया, उसके बाद भी ये लोगों पे क्या कर रहे हैं, टैक्स लगाते जा रहे हैं और टोकन करेंसी जैसी चीजें इन्होंने कर दी। तो इनके जो मेजर्स थे वो थोड़े से मूर्खतापूर्ण थे। ठीक है, तो एक तरीके से फेलियर रहे, फेल हो गए ये अपने अटेम्प्ट में। So in the list of Muhammad Tughlaq's failure, we sometime forgot that for the first time in the history of Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. Unlike Alauddin's defensive measure, Muhammad Tughlaq's measure were conceived as a part of military offensive against the Mughals. तो देखो हम लोग ये देखते हैं कि मोहम्मद तुगलक के काफी फेलियर है, लेकिन एक चीज है कि दिल्ली सुल्तान की जब हिस्ट्री पढ़ी जाती है तो वो पहला बंदा जिसने ये सोचा कि मैं ट्रांसोसियाना पे अटैक करूं या फिर मंगोल टेरिटरी पर
अटैक करूं या मंगोल टेरिटरी पे कैप्चर करूं, ये बात सोचने वाला पहला व्यक्ति मोहम्मद तुगलक था। ठीक है, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंसिव मेजर लिया, वहां जाके आक्रमण नहीं किया, खुद को बचाने वाला तरीका चुना। द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। अब हम आगे का देखेंगे थोड़ा। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक टेबल 1 बताई थी, जिसमें मैंने आपको वो 5 डायनेस्टी बताई थी जो रूल करेंगी। अब हमने खलजी तुगलक देख लिए, तो खलजी तुगलक के बाद अब सैयद और लोधी डायनेस्टीज आएंगी और धीरे धीरे 1526 तक दिल्ली से आगरा तक इनका रूल हो जाएगा। और बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, लगभग इंटायर जो साउथ इंडिया है ना, यहाँ पर स्वतंत्र रूलर खड़े हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट रूलर्स हैं वो फलने फूलने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि जो दिल्ली सुल्तान है वो उतने पावरफुल नहीं रहेंगे। और ये वही पीरियड है जहां पर हम न्यू रूलिंग ग्रुप्स को भी उभरते हुए देख रहे हैं, और वो है अफगान्स और राजपूत्स। देखो, कुछ स्टेट्स इस पीरियड में ऐसी थी कि छोटी थी लेकिन बहुत पावरफुल थी, और कैसी थी, एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेड थी, मतलब वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट था वो बहुत अच्छा था। शेर शाह सुर, या कहीं जगह पे आपको लिखा मिलेगा शेर शाह सूरी, 1540 से लेके 1545 तक इन्होंने अपना जो था करियर स्टार्ट किया था एज अ मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी। अब इनके एक अंकल थे, उनकी टेरिटरी में एक छोटे से मैनेजर के तौर पे इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था बिहार के अंदर। एंड इन्होंने क्या किया, आगे जाके मुगल एम्परर हुमायूं को चैलेंज किया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत खत्म होगी, अब हो ही गई, क्योंकि तुगलक के बाद लोधी, सैयद ये लोग ज्यादा इतने काबिल नहीं थे, और लोधी डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर होगा इब्राहिम लोधी, उनको हराएंगे बाबर, और बाबर स्थापना कर देंगे मुगल वंश की। बाबर के बेटे हुमायूं हैं, हुमायूं को चैलेंज देंगे ये शेर शाह सूरी, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी जो है वो बता देती हूँ। शेर शाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टैब्लिश हिज ओन डायनेस्टी। देखा, दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया है शेर शाह ने, और अपनी जो सुर डायनेस्टी है इसको बसा दिया है लगभग 15 वर्ष के लिए, और अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिया है इन्होंने, और वो एडमिनिस्ट्रेशन काफी ज्यादा इन्होंने बोरो कर रखा था अलाउद्दीन खलजी से। ठीक है, और इसी वजह से ये ज्यादा एफिशिएंट भी हो जाता है, क्योंकि हमने देखा कि अलाउद्दीन खलजी की पॉलिसीज काफी शानदार रही। शेर शाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय ग्रेट एम्परर अकबर, और आगे जाके शेर शाह की जो एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल है इसको अकबर ने अपनाया। अकबर को तो आप सभी जानते हैं, और मुगल एम्परर अकबर का नाम जो है हर बार लिया जाता है जब भी मुगल्स की बात की जाती है, काफी इंपॉर्टेंट एम्परर रहे हैं मुगल के। तो आगे के चैप्टर में मैं अब आपको मुगल्स के बारे में बताऊंगी, ये पूरा मुगल से ही रिलेटेड था, आपको तब और अच्छा समझ में आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षी विद्या साधना।